नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का प्रतिस्पर्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप अभी हमारी जो 2 लेक्चर्स हैं वो हम लोगों ने कर लिए हैं। पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन का था और 2 बार हम अगले 2 लेक्चर थे जो हमारे क्लासिफिकेशंस के थे। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो आज हम लोग बायोलॉजी का एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसे आप क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। तो पहले तो हेडिंग डाल देते हैं आपका, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। बेटा, रक्त परिसंचरण तंत्र से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 2-3 बेसिक चीजें हैं उस पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो नंबर 1 चीज क्या है, पहली चीज क्या है कि मुझे एक बात बताइए कि आपके शरीर में रक्त का कार्य क्या है। अगर मैं बात करूं रक्त का कार्य क्या है, पहला प्रश्न। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। पहला है रक्त का कार्य क्या है, हमारे शरीर में रक्त क्या कार्य करता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो आपका हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, इस तंत्र को किस तरीके से तैयार किया गया है, इस तंत्र को किस तरीके से तैयार किया गया। तो बेटा, मैं पहले दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसको किस तरीके से तैयार किया गया है। तो देखिए, आपके शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जिसे आप क्या बोलते हैं बेटा, सेल बोलते हैं। और जब सेल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, ये ऊतक यानी कि टिश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जब कोशिकाएं आपस में जुड़ने लगती हैं, मिलने लगती हैं, तो वो टिश्यूज बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। और जब ऊतक आपस में मिलने लगते हैं, ऊतकों के मिलने से क्या बनता है, आपके शरीर में अंग का निर्माण होता है। और आपके शरीर में कुछ विशेष प्रकार के सेम फंक्शन करने वाले जब अंग आपस में मिलते हैं तो अंगों के मिलने से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। और आपके शरीर में लगभग 11 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, 11 प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं, जो कि क्या निर्माण करते हैं, आपके संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं, आपके संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो बेटा, 11 जो अंग तंत्र है उनमें से एक अंग तंत्र क्या है, हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है ना, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपके 11 तंत्रों की बात करें तो मेन अगर अब मैं बात करूं कि मेन कौन कौन से तंत्र हैं, तो जैसे आप बता दोगे कि सर मेन कौन कौन से। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे आपका एक कंकाल तंत्र, ठीक है, कंकाल तंत्र होता है। अगला मैं बात करूं तो जैसे आपका रक्त परिसंचरण हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया। आगे मैं बात करूं तो जैसे आपने बोला सर मांसपेशीय तंत्र भी होता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो बोले सर उत्सर्जन तंत्र भी होता है। आगे मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर पाचन तंत्र भी होता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो अध्यवर्णी तंत्र भी होता है। आगे मैं बात करूं तो आप बोल सकते अंतःस्रावी तंत्र भी होता है। आगे मैं बात करूं तो भाई अंतःस्रावी के साथ साथ आपका बाह्यस्रावी तंत्र भी होता है। और आगे मैं बात करूं तो भाई जैसे आपके अंतःस्रावी बाह्यस्रावी तंत्र भी होता है, अध्यवर्णी तंत्र भी होता है, आपका तंत्रिका तंत्र भी होता है। और भी अगर हम बात करें, मुझे याद आ रहा है जैसे कि
एक तंत्र और है जिसे आप जनन तंत्र भी कहते हैं, बोले जनन तंत्र भी होता है। तो ये क्या है, आपके शरीर में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण तंत्र है, ठीक है। आपके शरीर में पाए जाने वाले क्या है, महत्वपूर्ण तंत्र हैं। इन तंत्रों से ही आपका क्या बना है, पूरा बॉडी बना है, पूरा शरीर बना है। तो हमारे शरीर में लगभग 11 प्रकार के तंत्र होते हैं, उनके बनने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो मैं बोल रहा था कि रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किन किन अंगों से मिलकर बना है या किस प्रकार से बनता है, तो इस तरीके से बनता है। ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी, ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि रक्त का कार्य क्या है। अगली बात करते हैं कि बेटा रक्त का कार्य क्या है, रक्त का कार्य क्या है। अगला पॉइंट क्या है कि रक्त का कार्य क्या है। बेटा इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनेगा, इस बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको बायोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर ही समझ में आ जाएंगे। याद रखना कि आपके शरीर में, मनुष्य शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया पाई जाती है। बेटा ध्यान देना, मनुष्य के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण क्या पाई जाती है, जैविक क्रिया। ये जैविक क्रिया क्या होती है, बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो जीवन जीने की जो क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर जीवन जीने की जो क्रिया होती है, जीवन जीने की जो क्रिया होती है उसी को आप क्या बोलते हैं, जैविक क्रिया। आपके शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं पाई जाती है, आपके शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं, जैसे मैं श्वसन क्रिया जो कर रहा हूँ ये जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। इसके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता, अगर मैं श्वसन क्रिया ना करूँ तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। तो मतलब जीवन जीने की जो क्रिया होती है, जीवन जीने के लिए जो क्रिया सहायक होती है, उन सभी को आप क्या बोल देते हैं, जैविक क्रिया बोलते हैं। और इन जैविक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं जैविक क्रिया, जिसे आप बोलते हैं उपापचयी जैविक क्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, उपापचयी जैविक क्रिया। क्या बोल देते हैं बेटा, उपापचयी जैविक क्रिया। उपापचय जैविक क्रिया आपने सुना होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसी को, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, आपके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जैविक क्रिया। बेटा मैं बता रहा हूं आपके शरीर में रक्त का क्या कार्य है, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि जो जैविक क्रिया हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की जैविक क्रिया होती है जिसका नाम क्या है, उपापचय जैविक क्रिया। ये उपापचय जैविक क्रिया क्या है, ये उपापचय जैविक क्रिया क्या है, ये उपापचय जैविक क्रिया क्या है बेटा, कि हमारे शरीर के अंदर है ना, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जैविक क्रिया क्या है, देखिए C6H12O6, ये क्या है, भोजन है। क्या है बेटा, ये भोजन है। वैसे फॉर्मूला ये किसका है, ग्लूकोज का। देखिए जैविक क्रिया, मैं उपापचय जैविक क्रियाओं को सबसे महत्वपूर्ण जैविक क्रिया क्यों बोल रहा हूँ, मैं इस पे इतना गौर क्यों दे रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि उपापचय जैविक क्रिया आपके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। क्यों, क्योंकि यह है, इसके बगैर आप जिंदा भी नहीं रह सकते, इसके बगैर आप जीवन नहीं जी सकते। बोले सर क्यों, तो देखिए क्यों, क्योंकि जैविक क्रिया की अगर बात करूं तो C6H12O6 ये किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के साथ होता है, और किसकी उपस्थिति में होता है, जल के साथ। अगर यह मेटाबॉलिक रिएक्शन बता रहा हूं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, बोले ग्लूकोज की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ हो रही है वाटर के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारे शरीर में एटीपी की रूप में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है बेटा, ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है। हमारे शरीर में ऊर्जा बनने का तरीका क्या है, ऊर्जा बनने का तरीका है भोजन, ऑक्सीजन और जल। और आप पता है कि आपके शरीर में ये सबसे महत्वपूर्ण 3 तत्व, ना आप भोजन के बगैर रह सकते हैं, ना आप ऑक्सीजन के बगैर रह सकते हैं, और ना आप वाटर यानी जल के बगैर रह सकते हैं। और तीनों के मिलने से ही कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, उपापचय जैविक क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, और एटीपी की फॉर्म में क्या बनाते हैं, ये ऊर्जा बनाते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि भैया रक्त की आवश्यकता क्या है, रक्त का कार्य क्या है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में जो भी तत्व हैं, उपापचय क्रियाओं को करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, भोजन, ऑक्सीजन और जल। ये तीनों की तीनों चीजें हमारे शरीर की, ये अभिक्रियाएं करता कौन है, ये अभिक्रियाएं करती कोशिकाएं। कौन करती है बेटा,
कोशिकाएं करती। कौन करती हैं? कोशिकाएं। तो कोशिकाओं को 3 चीजों की जरूरत है। ये आपकी क्या हो गई? कोशिका। इन कोशिकाओं को क्या है? 3 चीजों की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? एक तो भोजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? भोजन चाहिए इसको। और क्या चाहिए इसको? ऑक्सीजन चाहिए। और क्या चाहिए इसको? H2O चाहिए। और इन तीनों की मदद से ये क्या करेगी? उपापचय अभिक्रिया करेगी। क्या करेगी? उपापचय अभिक्रिया करेगी। और उपापचय अभिक्रिया से क्या मिलेगा? उपापचय अभिक्रिया से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी बेटा? ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आप कोशिकाओं को ये पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन भोजन और जल को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आपका ब्लड कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? आपका ब्लड कर रहा है। ये ध्यान रखना है कि ब्लड ही क्या काम कर रहा है? आपके जो भी कंटेंट है, क्या क्या, जैसे मुख्य रूप से ऑक्सीजन, भोजन और उपापचय अभिक्रिया, इसको पहुंचाने का काम कौन करता है? आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। तो भैया ये एज ए ट्रांसपोर्टर हो गया। ये ब्लड क्या है? आपके शरीर का ट्रांसपोर्टर है। क्या है? ट्रांसपोर्टर। तो जरूरत की सारी चीजें कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आपके शरीर में रक्त का होता है, ब्लड का होता है। क्या आप सभी समझ गए कि हमारे शरीर में रक्त कितना ज्यादा जरूरी है? आपने जैसे ही ऑक्सीजन खींची, ये फेफड़ों तक गई और फेफड़ों के द्वारा कहाँ चली जाएगी? ये फेफड़ों के द्वारा हमारे रक्तों में घुस जाएगी ऑक्सीजन, और रक्त इनको क्या करेगा? शरीर की एक एक कोशिकाओं तक इसे पहुंचाने का कार्य करेगा। तो चलिए, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं। ये क्या है? आपकी बिल्कुल बेसिक चीज है। अब हम लोग क्या करते हैं? इस रक्त परिसंचरण को क्या करते हैं बेटा? शुरू करते हैं, है ना। तो रक्त परिसंचरण को क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? ये बेसिक चीजें पढ़ी थी। चलिए, तो हेडिंग डाल देते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एंजियोलॉजी कहा जाता है। याद रखना है आपको कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक किसे कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक या इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? इस शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा बेटा, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा बेटा, विलियम हार्वे के द्वारा क्या किया गया था? आपके रक्त परिसंचरण शब्द का क्या किया गया था? प्रतिपादन किया गया था। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, अगर मैं बोलूँ सिर्फ परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के, रक्त परिसंचरण कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके प्रकार की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके 2 प्रकार होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक को तो आप बोलते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, यानी कि ओपन ब्लड, ठीक है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा होगा आपका बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा कौन सा होगा? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या हो जाएगा? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि बेटा इसे आप क्या बोलेंगे? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी
सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ठीक है, इसको क्या कह देंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखिए बंद रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। बेटा बंद रक्त परिसंचरण उसे कहते हैं जिनका रक्त किस में बहता है, किसी रक्त वाहिनी में बहता है। तो याद रखिएगा कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है, बोले ऐसे जीव जिनका रक्त किसी रक्त वाहिनी में प्रवाहित हो, किसी रक्त वाहिनी में प्रवाहित हो, रक्त वाहिनी में प्रवाहित हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं आप, बंद रक्त परिसंचरण कहते हैं। जैसे कि हमारे जीव, जैसे हम हैं, हमारा जो रक्त बह रहा है, तो हमारे शरीर में जो रक्त है किसी रक्त वाहिनी में बहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं। और यहीं पे हम ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोले जिनका रक्त किसी रक्त वाहिनी में प्रवाहित ना हो, जिनका रक्त किसी रक्त वाहिनी में प्रवाहित ना हो, रक्त वाहिनी में प्रवाहित ना हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, खुला रक्त परिसंचरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, उन्हीं को हम खुला रक्त परिसंचरण कह देते हैं। तो खुला रक्त परिसंचरण कितने प्रकार के हो गए हैं, खुला रक्त परिसंचरण बेटा आपके कितने प्रकार के होते हैं, है ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता आपका रक्त परिसंचरण तंत्र कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खुला रक्त परिसंचरण और एक बंद परिसंचरण। बंद जिसका रक्त किसी रक्त वाहिनी में बह रहा हो, और खुला वो जिसका रक्त किसी भी प्रकार की रक्त वाहिनी में नहीं बहता हो, उसी को आप क्या कह देते हैं, और खुला रक्त परिसंचरण कह देते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, इसमें आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो आपका ब्लड है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हम ये देखिए हमने यहाँ पढ़ा था कि जो हमारा रक्त है वो सबसे पहले देखिए हमारे शरीर की जो कोशिका होती है वो मिलती है, ऊतक मिलते हैं, ऊतक से अंग मिलते हैं, अंगों से मिलने से अंग तंत्र बनता है। तो जो अंग तंत्र बन रहा है वो किन किन अंगों से मिलके बन रहा है, मतलब आपका रक्त परिसंचरण तंत्र किन किन अंगों से मिलके बन रहा है, इस बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आगे देख लेते हैं कि रक्त परिसंचरण आपके किन किन अंगों से मिलकर बनता है। तो देख लीजिए, मैं एक छोटा सा यहाँ फ्लो चार्ट बनाना चाहूंगा, है ना। तो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के अंगों से मिलकर बन रहा है। मुख्य रूप से कितने, 3 प्रकार के अंगों से मिलके बनता है। तो अब आप खुद बताइए कि किन किन अंगों से मिलके बनता होगा। देखो जब हम बात ही रक्त परिसंचरण की कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ही अंग कौन सा हो गया बेटा, ब्लड हो गया। कौन सा हो गया, ब्लड। तो एक अंग तो खुद ही क्या हो गया, ब्लड यानी कि रक्त हो गया, ब्लड यानी कि रक्त हो गया, ठीक है। दोबारा लिख देते हैं एक बार, क्या हो गया आपका, ब्लड यानी कि क्या होगा बेटा, रक्त होगा। नंबर 1 बात, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, अगली बात करते हैं कि जो आपका सेकंड पार्ट है कि और क्या होगा, दूसरा मुख्य अंग होगा, मुख्य भाग होगा हार्ट। क्या होगा, हार्ट यानी कि हृदय। क्या होगा, हृदय। तीसरी बात की जाए तो इसे बोल सकते हैं रक्त वाहिनी। क्या कहेंगे, रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स, इसे क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया, ब्लड वेसल्स। तो आपका जो अंग है वो 3 अंगों से मिलके बना हुआ है। आपका रक्त परिसंचरण कितने अंगों से मिलके बना हुआ है, 3 अंगों से मिलके बना हुआ है। तो आइए बेटा इन्हीं को अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से। अब देखिए, अब हम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्लड जो है, ब्लड को मैं मुख्य रूप से 2 भागों में बांट रहा हूँ। ब्लड को मैं मुख्य रूप से कितने भागों में बांट रहा हूँ बेटा,
दो भागों में बांट रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लड का एक भाग जिसे मैं क्या बोलता हूँ, सॉलिड पार्ट होता है। देखिए एक भाग है जिसे मैं क्या बोलता हूँ, ठोस भाग बोलता हूँ। क्या बोल रहा हूँ बेटा, इसी को मैं बोलता हूँ ठोस भाग। क्या बोलते हैं बेटा, इसे ठोस भाग बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, कोशिका। इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका वाला भाग, ठीक है। इसी को ही हम कोशिका या रक्त कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसी को हम बेटा रक्त कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में ही हम लोग अगला देख लेते हैं। अगर वो ठोस है तो बेटा ये कैसा हुआ, द्रवित हुआ। कैसा हुआ, द्रवित भाग। यानी कि इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लिक्विड पार्ट बोल देंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड पार्ट बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं भाई, वो बनेगा अपना सॉलिड। बेटा ये क्या बनेगा, अपने बॉडी का, अपने ब्लड का सॉलिड पार्ट माना जाता है ना। ब्लड सेल कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, ब्लड सेल आ जाएगा, इसी को ही कहते हैं ब्लड सेल। और जबकि इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा। इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा। इसे क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा, ठीक है। और बेटा एक चीज और है, ध्यान देना, ये आपके इसका ही, इसमें ही लिख रहा हूं, इसी को आप क्या बोलते हैं, जीवित भाग भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जीवित भाग, यानी कि लिविंग पार्ट, ठीक है, लिविंग पार्ट। और इसको क्या बोल दोगे, देखिए बेटा ये एक साथ लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ब्लॉक कर रहा हूं, इसका एक अलग ब्लॉक बना देता हूं, ये अलग है, ठीक है। इसको अगर वो प्लाज्मा है तो ये वो जीवित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मृत भाग। क्या होगा, मृत भाग, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, डेड पार्ट। इसी को आप क्या बोल देंगे बेटा, डेड पार्ट, ठीक है। रक्त के दो भाग होते हैं, पहला ठोस भाग होता है, दूसरा द्रवित भाग होता है। उसी को रक्त कोशिका वाला भाग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। वो रक्त का जीवित भाग है और ये रक्त का कैसा है, मृत भाग है। ध्यान दीजिएगा, रक्त का 55% भाग, ब्लड का 55% पार्ट कौन सा होता है, 55% पार्ट आपका ये द्रवित वाला भाग होता है। जबकि आपका 45% वाला भाग आपके ब्लड का लगभग 45% पार्ट क्या होता है, 45% पार्ट क्या होता है आपका ठोस वाला भाग होता है। तो चलिए एक एक करके इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ठोस भाग की अगर मैं बात करूं, ठोस भाग की बात करूं तो देखिए इसके तीन मैंने बता दिए हैं कि इसके तीन भाग आपके मुख्य रूप से होते ही हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो यहाँ पे मैं इनका नामांकन कर देता हूँ कि 3 ब्लड सेल्स आपके शरीर में मुख्यतः हैं। आपके शरीर के रक्त में 3 ब्लड सेल्स मुख्य रूप से पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे हम लोग इसको लिख रहे हैं। पहली कौन सी बेटा, आरबीसी। इसी को क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल। हिंदी में से क्या बोला जाता है ना, हिंदी में से क्या बोला जाता है, लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, ठीक है बेटा। इनका क्या है, आजकल रासायनिक नामों का भी कल्चर चल रहा है, तो आपको इनके रासायनिक नाम भी क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और इसलिए मैं यहाँ पे इनके रासायनिक नामों को भी लिख रहा हूँ, ठीक है, इनके रासायनिक नामों को भी लिख रहा हूँ। तो इसका जो रासायनिक नाम है आरबीसी का रासायनिक नाम क्या बनेगा, इरिथ्रोसाइट। इस क्या बनेगा, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रो, ठीक है, साइट, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दूसरा कौन सा है आपका, डब्ल्यूबीसी। दूसरा कौन सा है बेटा, डब्ल्यूबीसी। दूसरा पार्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। और इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल। बेटा ध्यान दीजिएगा कि डब्ल्यूबीसी को, इसका भी क्या है रासायनिक नाम है, और इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, ल्यूकोसाइट,
साइट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे दो हो गए हैं। तीसरा पार्ट कैसा है इसका, तीसरा पार्ट ध्यान दीजिएगा, तीसरा पार्ट है इसमें प्लेटलेट्स। कौन सा है, प्लेटलेट्स। ठीक है, कौन सा है, प्लेटलेट्स है। देखिए इसे हिंदी में तो प्लेटलेट्स ही कहेंगे, लेकिन इसका एक हिंदी नाम और है, मैं आपको बता दूं, इसे बिंबाणु कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बिंबाणु। इसे क्या कहा जाता है, बिंबाणु। अरे परमाणु नहीं, बिंबाणु, ध्यान रखना। कई लोग बोलते हैं बिंबाणु परमाणु, है ना, तो बिंबाणु। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा बेटा, इसके अगर रासायनिक नाम की तरफ ध्यान दिया जाए तो इसका रासायनिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या है बेटा, थ्रोम्बोसाइट। क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, और इसको थ्रोम्बो, ठीक है, साइट। अच्छा एक बात और है बेटा, एक चीज और है कि थ्रोम्बोसाइट से आपको एक रसायन का नाम और याद रख, एक आपके प्रोटीन का नाम याद रख लो। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट में एक प्रोटीन याद रखिएगा इसी में ही, इस प्रोटीन को बोलेंगे थ्रोम्बिन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, थ्रोम्बिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गया, ये आपके इस ठोस भाग के बारे में हो गया। ये आपके किसके बारे में हो गया, ठोस भाग के बारे में, कि जो ठोस भाग है उसकी कितनी कोशिकाएं पाई जाती, उसमें कितनी ब्लड सेल, भाई तीन प्रकार की ब्लड सेल्स हैं इसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीन प्रकार की आपकी क्या है इसमें, प्लेटलेट वो हैं आपकी ब्लड सेल्स हैं तीन प्रकार की। और देखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। आई थिंक ये थोड़ा रेड कलर थोड़ा फोकस हो रहा है, तो मैं इसको रफ करूँ क्या, या दिख रहा है आपका ये, है ना, ये थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, थ्रोम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी इसे क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। प्लेटलेट्स बिंबाणु इसका हिंदी में नाम है, और इसे क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं कि आपकी टोटल तीनों जो ब्लड सेल्स है उसमें से 99% कौन सी होती है, आरबीसी होती है। बची हुई 1% इन दोनों को मिला के होती है, बची हुई 1% इन दोनों को मिलाकर होती है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट पे, इसके डेड पार्ट की बात कर लेते हैं। इसके डेड पार्ट की बात कर लेते हैं कि जो आपका द्रवित भाग, अरे जब द्रवित भाग बोल रहा है तो द्रवित का मतलब क्या है, जल यानी वाटर। तो इसमें एक तो मुख्य रूप से होगा वाटर, जल। और जल कितना परसेंट तक होता है बेटा, 90% तक होता है। और इसमें आगे जो दूसरा भाग है वो मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है बेटा, प्रोटीन। ठीक है, बचा हुआ 10% के आसपास क्या रहेगा, इसमें प्रोटीन रहता है। बचा हुआ 10% के आसपास क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा जो पार्ट है आपका वो है रक्त वाहिनी। मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास जगह का थोड़ा शॉर्टेज है, तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा, आपको दिख ही रहा होगा, हाँ चलिए इसी में आगे बढ़ा देता हूँ। ये लीजिए, है ना, ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। कौन सा आपका, रक्त वाहिनी। कौन सा होगा बेटा, रक्त वाहिनी वाला पार्ट होगा। इसको इतना दूर तो नहीं ले जाएंगे, है ना, क्योंकि बड़ा करना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। रक्त वाहिनी, और रक्त वाहिनी यानी कि आपका, है ना, ब्लड वेसल्स, क्या कहेंगे इसे, ब्लड। ठीक है, ब्लड, ठीक है, वेसल्स। और ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो मुख्य रूप से तीन प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे यहाँ। तो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है बेटा आर्टरी, एक कौन सी होती है, आर्टरी। कौन सी होती है, आर्टरी, जिसको आप क्या बोल देते हो, धमनी। क्या बोलते हो, धमनी। और धमनी में हमेशा कैसा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब शुद्ध रक्त रहता है। कैसा रक्त रहता है बेटा, शुद्ध रक्त रहता है। कैसा रहता है, इसमें शुद्ध रक्त रहता है। कैसा रहता है, शुद्ध रक्त रहता है। अगला देख लेते हैं, आर्टरी के साथ साथ
दूसरा है बेटा अपना इसमें वेन्स, कौन सा है, वेन्स, यानी कि इसे बोलते हैं आप शिरा। शिरा बेटा क्या है, शिरा आपके शरीर में जो नसें होती हैं, आपके हाथों की जो नसें हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, शिरा बोल देते हैं। इसमें कैसा रक्त बहता है, हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। ये अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है, अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है, जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो, किससे, ऑक्सीजन से, ऐसे रक्त को क्या कहा जाता है, अशुद्ध। और जिसमें आपके किसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, किससे, CO2 से, उसी को आप क्या बोल देते हैं, शुद्ध रक्त। और तीसरा इसमें से शुरू करते हैं भाई, आपका तीसरा कौन सा हो गया, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, इसी में ही आपका केशिका। क्या हो जाएगा, केशिका। केशिका मतलब आपका कैपिलरी, इसी को आप क्या बोल देते हैं, कैपिलरी बोल देते हैं। और कैपिलरी में कैसा रक्त बहता है, हमेशा मिश्रित यानी कि मिक्स्ड ब्लड बहता है। कैसा होता है, मिक्स्ड ब्लड। तो बेटा ये ओवरऑल, ये मैंने आपको ओवरऑल क्या बना के बताया कि ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके तीन प्रकार के अंगों, तीन अंगों से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी से तीन अंगों से मिलके बने हुए हैं। एक कौन सा होगा, आपका खुद ब्लड है इसमें, दूसरा हार्ट है, तीसरा आपके ब्लड वेसल्स है। अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड के दो भाग है, एक ठोस भाग को रक्त कोशिका, या आप इसे जीवित भाग भी बोलते हैं। दूसरा भाग कौन सा है आपका, द्रवित भाग, प्लाज्मा, और रक्त मृत भाग। तो देखिए आपके इसमें जो आपका रक्त है, 45% भाग आपका ठोस भाग यानी रक्त कोशिकाओं वाला भाग है, 55% कौन सा होता है इसमें, द्रवित भाग होता है। कौन सा होता है बेटा, द्रवित भाग होता है। ये ध्यान देना, ये जो भाग है ये आपका कौन सा है, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ ठोस भाग की या आपके कोशिका, रक्त कोशिका वाले भाग की, तो इसके तीन भाग है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका, इसी को ही क्या कह देते हैं आप, इरिथ्रोसाइट बोल देते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, इरिथ्रोसाइट बोल देते हैं। दूसरा भाग क्या है, WBC है, इसी को आप क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोल देते हैं, यानी श्वेत रक्त कणिका बोल देते हैं। और इसी का रासायनिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है। तीसरा देख लीजिए आपका प्लेटलेट्स, है ना, इसे आप बिंबाणु कहते हैं, और इसे थ्रोम्बोसाइट यानी इसका रासायनिक नाम। और आपको एक नाम और याद रखना है बेटा, प्रोटीन याद रखना है इसको यहाँ से। इसमें एक प्रोटीन होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, ठीक है बेटा। आगे बात कर लेते हैं कि ब्लड जो है, इसका जो दूसरा भाग है, द्रवित भाग, प्लाज्मा वाला भाग, इसमें दो चीजें मेन होती है, एक वाटर होती है और एक प्रोटीन होता है। 90% तक अप्रोक्स में वाटर होता है और लगभग 10% के आसपास तक इसमें क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। तीसरा भाग अगर हम लोग देखते हैं, दूसरा भाग आपका ये हार्ट है। हार्ट के बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि मैं इसे डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा और डिटेल के साथ समझाऊंगा, इसमें कोई मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स वाला पार्ट। तीन टाइप के ब्लड वेसल्स है आपके, आर्टरी, विंस और केशिका यानी कैपिलरी। आर्टरी धमनी जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा CO2 से ज्यादा हो, वो आर्टरी कहलाती है। विंस किसे कहते हैं, शिरा को कहते हैं। शिरा मतलब आपकी नसें, और इसके अंदर कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है बेटा, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध का मतलब क्या होता है कि जिसमें CO2 की मात्रा क्या हो, ऑक्सीजन से ज्यादा हो, वो आपके क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त। और तीसरा है आपका कैपिलरी, है ना, यानी कि आपका इसे केशिका भी कहा जाता है। और केशिका क्या है, धमनी और शिराओं को जोड़ने वाली नली की होती है। धमनी क्या कहलाती, आपकी कैपिलरी यानी केशिका क्या कहलाती है, धमनी और शिराओं को जोड़ने वाली जो बीच की नली होती है, उसी को क्या कह देते हैं आप, केशिका कह देते हैं। और इसमें हमेशा कैसा रक्त होता है बेटा, मिश्रित रक्त होता है। तो आज हमने रक्त परिसंचरण के बारे में बेसिक चीजें पढ़े हैं, और ये हमने देखा है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किन किन अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो कल हम लोग इसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये जो आपको फ्लो चार्ट है, अब यही सारी चीजें आपका पूरा चैप्टर बनेंगी। पहले हम ब्लड को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, फिर हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे, और फिर हम आपको रक्त वाहिनी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है।
तो बेटा अब तक के लिए हमें इजाज़त दें, एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आ सकें, ठीक है। तो अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मज़े में रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब तक के लिए जय हिंद।